कहानी की शुरुआत होती है डिलन से, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर जो डेयरिंग और होशियार दोनों है। उसके साथ होती है उसकी बीवी बेकर, एक स्पेशल फोर्स की ट्रेन्ड सोल्जर। दोनों डिसाइड करते हैं कि कुछ दिनों की छुट्टी ले लें, खासकर डिलन के लिए जो अपने लास्ट मिशन में जख्मी हुआ था। हाईवे पर ड्राइव करते वक्त एक आदमी एग्रेसिवली उन्हें ओवरटेक करता है, बेकर को देखकर चीप कमेंट्स करता है और गाड़ी से गंदे जेस्चर दिखाता है। डिलन और बेकर रिएक्ट नहीं करते, बस चुपचाप उसे इग्नोर करके अपना रास्ता जारी रखते हैं। कुछ घंटे बाद दोनों हाईवे के एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं। डिलन अपनी बैंडेज बदलने चला जाता है और बेकर टेबल पर वेट करती है, लेकिन उसकी बदकिस्मती वही आदमी बैच अपने 2 दोस्तों के साथ वहां आ जाता है। बैच बेकर को देखते ही उसके पास आता है, लेकिन बेकर अपनी जगह से हटती नहीं, बिल्कुल काम, बिल्कुल फियरलेस। तभी डिलन वापस आता है और अपनी बीवी के पास खड़ा हो जाता है। माहौल एक पल में टेंस हो जाता है। उसी वक्त रेस्टोरेंट की मालकिन मामा बीच में आती है। वो अथॉरिटी के साथ बैच को रोक कर कहती है, अपनी टेबल पर जाओ। फिर डिलन और बेकर का स्वागत करती है और बैच के बिहेवियर के लिए माफी भी मांगती है। वो बैच को उनका बिल पे करने को कहती है। बैच चुपचाप मान जाता है। इस ऑकवर्ड मोमेंट के बाद डिलन और बेकर अपना सफर जारी करते हैं और कुछ दिन आराम से गुजारने के लिए वो दोनों एक जंगल में कैंप सेट करते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात एक रेंजर से होती है जो उन्हें कहती है कि अपनी आग का ध्यान रखो, एरिया को जलाना नहीं और लोकल लोगों से दूर रहो क्योंकि वो अजनबी लोगों को पसंद नहीं करते। डिलन और बेकर दोनों हाइकिंग के लिए निकलते हैं। काफी देर चलने के बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। किस्मत से उन्हें एक पुरानी केबिन मिलती है जहाँ दोनों रेन से बचने के लिए रुक जाते हैं। अंदर केबिन पूरी तरह खाली होती है तो दोनों थोड़ी देर एक दूसरे के करीब वक्त बिताते हैं और जब बारिश रुकती है तो दोनों अपने सफर के लिए तैयार होते हैं। लेकिन बेकर क्यूरियोसिटी में केबिन को एक्सप्लोर करने लगती है क्योंकि बेकर को केबिन में कुछ अजीब फील होता है। उसे एक छुपा हुआ दरवाजा मिलता है जिसे खोलते ही समझ आता है ये जगह इल्लीगल वेपन्स ट्रैफिकर्स की है। डिलन तुरंत कहता है यहाँ से निकलते हैं, लेकिन देर हो चुकी होती है। बैच और उसकी गैंग पहुंच जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये वेपन्स बैच के ही थे। अब हमें पता चलता है ये सारी सप्लाई बैच की ही थी। बैच गैंग का लीडर डिलन और बेकर को पकड़ लेता है। उसकी आंखों में सिर्फ शक और गुस्सा था। हर मुक्के के साथ पूछता है, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? डिलन और बेकर खून से लथपथ और थके हुए बार बार कहते हैं कि उन्हें किसी ने नहीं भेजा, वो यहाँ सिर्फ छुट्टी पर आए थे। लेकिन बैच को उनकी बात पर जरा भरोसा नहीं था। बैच का शक अब गुस्से में बदल चुका था। वो दोनों से सच बोलने के लिए जोर देता है और अब सिर्फ एक गलती उन दोनों की जिंदगी खत्म कर सकती थी। बैच के आदमियों में से एक जब कपल का सामान चेक करता है तो उसे कुछ मिलता है जो सब कुछ बदल देता है। डिलन का पुलिस बैज। ये देखकर बैच का शक और बढ़ जाता है और वो उनसे दोबारा इंट्रोगेशन शुरू करता है। जब दोनों बार बार वही जवाब देते हैं तो बैच अपना हथियार निकालता है और अपना गुस्सा डिलन पर उतार देता है जब तक उसकी सांसें रुक नहीं जाती। फिर वो बेकर पर निशाना साध कर गोली चला देता है। एक ही शॉट में बेकर जमीन पर गिर जाती है। बैच अपने आदमियों को हुक्म देता है कि सब कुछ साफ करो और बॉडीज को कहीं फेंक दो। बैच के आदमी बॉडीज को फेंक देते हैं, लेकिन उन्हें एहसास तक नहीं होता कि बेकर अभी भी जिंदा है। जब वो लोग चले जाते हैं, बेकर होश में आती है और होश में आते ही उसे सब याद आ जाता है। डिलन का खून, उसका दर्द, सब उसके अंदर आग बनकर उठता है। जख्म और दर्द के बावजूद वो अपने हस्बैंड के लॉस पर पूरी तरह से टूट जाती है। बेकर जानती थी कि उसका दिल टूट चुका है, लेकिन अब वो हार नहीं मान सकती। वो जिंदा तो बच गई है और अब अपने पति का बदला लेना उसका एकलौता मकसद है। सुबह होने पर बेकर वापस अपने कैंप आती है, जहां उसे सिर्फ एक कुल्हाड़ी मिलती है जो लकड़ी काटने के काम आती थी। बाकी सब चीजें बैच के आदमियों ने पहले ही ले ली होती हैं, यहाँ तक कि उनकी गाड़ी भी। दूसरी तरफ बैच और उसकी गैंग एक घर में बेस बनाए हुए होते हैं। वहाँ कुछ औरतें होती हैं जिन्हें देखकर साफ दिख रहा होता है कि वो यहाँ अपनी मर्जी से नहीं है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये औरत मामा सब पर रूल करती है। वो बैच को कहती है कि अपना काम जल्दी निपटाओ क्योंकि उसे बिजनेस के इम्पोर्टेंट काम देखने हैं। बेकर जंगल में घुसकर लकड़ी से बनावटी भाला बनाती है। वो संभल कर जंगल में घुस जाती है और केबिन तक पहुँचती है, जहाँ उसे एक आदमी मिलता है, डिलन के कातिलों में से एक। बेकर उस पर टूट पड़ती है। भाले के एक वार में उसका काम तमाम। गुस्से और दर्द से भरी बेकर उस पर कई वार करती है और आखिर में अपने भाले से उसका काम तमाम कर देती है। बेकर केबिन के अंदर जाती है, जहां हर टॉर्चर का सीन उसके दिमाग में वापस घूमने लगता है। पर अभी यहाँ कोई वेपन्स नहीं मिलते क्योंकि ट्रैफिकर्स पहले ही उन्हें बेचने के लिए निकले हुए होते हैं। बेकर जंगल में और ज्यादा अंदर जाने के बाद पेड़ों के बीच एक साया बनकर मूव करती है। बहुत सावधानी से वो उन लोगों का पीछा करती है और उनसे लड़ती है। कुछ पल के लिए बेकर की हालत बहुत बुरी हो जाती है, लेकिन अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से बेकर बच निकलती है। एक आदमी को खत्म करने के बाद बेकर दूसरे को छोड़ देती है ताकि वो उसका पीछा करके
करके उनकी मेन बेस तक पहुंच सके। जब बैच अपनी एक बेस को आग लगता देखता है तो वो देखने जाता है कि क्या हुआ। रास्ते में उसे अपना एक आदमी मिलता है जो जख्मी होता है। वो बताता है कि बेकर अभी भी जिंदा है और ये सारी तबाही मचा रही है। बैच फौरन अपनी टीम के साथ मेन बेस की तरफ लौट पड़ता है, बिना जाने कि बेकर पहले ही उनकी गाड़ी में घुस चुकी है। मामा बैच को डांटती है कि उसने काम ठीक से नहीं किया और हमारी प्रोटोगोनिस्ट को जिंदा छोड़ दिया। जब मामा बेकर के पास्ट को चेक करती है तो उसे उसके मिलिट्री रिकॉर्ड्स और अचीवमेंट्स के बारे में पता चलता है, जो क्लियरली दिखाता है कि उसे खत्म करना इतना आसान नहीं होगा। इसी दौरान एक नया शेरिफ हॉब्स जो अभी इस एरिया में आया है, उसे बैच के एक आदमी की लाश मिलती है। उसके कलीग्स उसे बताते हैं कि ये लाश मामा के ग्रुप से ताल्लुक रखती है, एक पावरफुल औरत जो पूरे एरिया की जमीन और कई और बिजनेस की मालकिन है। हॉब्स फैसला करता है कि वो उससे पूछताछ करेगा। उसके साथी उसे वार्न करते हैं कि उस औरत के पास कोई आसानी से नहीं जा सकता, क्योंकि वो अपने खुद के रूल्स पर चलती है। मामा, जिसके लोग हर जगह पर हैं, पहले से जानती है कि नया ऑफिसर उससे मिलने आने वाला है। वो हॉब्स के सवालों के दौरान बहुत कंपोज्ड और पोलाइट दिखाई देती है। जब हॉब्स उसके आदमी के कत्ल के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि उसने खुदकुशी की। हॉब्स चला जाता है, पर शक उसके जहन में बैठ जाता है। दूसरी तरफ रात होने पर बेकर देखती है कि बैच ज्यादा शराब पी के नशे में धुत है। वो इस मौके का फायदा उठाती है और उसे फॉलो करते हुए एक बार्न के अंदर उसका सामना करती है। वहाँ दोनों के बीच एक इंटेंस फाइट शुरू होती है। आखिर में बेकर बैच को खत्म कर देती है और उसके गले से एक नेकलेस निकालती है, जिसमें डिलन और उसकी शादी की रिंग्स लगी होती हैं, जिन्हें बैच अपनी जीत का सिंबल बनाकर रखता था। अगली सुबह बेकर देखती है कि बैच का एक आदमी एक औरत को एक केबिन में बंद कर रहा है। वो अंदर जाकर चेक करती है कि क्या हो रहा है और पाती है कि वहाँ 3 औरतें बंद हैं। उनमें से एक होती है एमिली, जो प्रेग्नेंट होती है और जिसे बैच टॉर्चर करता था। बेकर उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता। वो सिर्फ एमिली के साथ ही भाग पाती है, पर एमिली को भी भागते हुए हाथ में गोली लग जाती है। जब मामा को पता चलता है कि बैच मर गया है और उसके लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है, तो वो अपने सब आदमियों को ऑर्डर देती है कि बेकर के पीछे निकलो। यहाँ बेकर और एमिली जंगल के रास्ते भागते हैं। जो भी उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, बेकर एक एक करके सबको खत्म कर देती है ताकि एमिली सेफ रहे। रात होने पर दोनों कैंप लगाती हैं। वहाँ एमिली बेकर को बताती है कि मामा सिर्फ इल्लीगल चीजें ही नहीं, बल्कि औरतों का भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करती है। वो कहती है कि उसे अपनी जान का डर है, क्योंकि उसके पेट में बैच का बच्चा है और मामा उसे आसानी से नहीं जाने देगी। अगली सुबह जब बेकर नदी के पास खुद को धो रही होती है, तभी एमिली दोबारा पकड़ ली जाती है, लेकिन बेकर हार नहीं मानती। वो लड़ते हुए एमिली को वापस छुड़ा लेती है। फायरिंग के बीच हॉब्स भी आ जाता है और जख्मी हो जाता है। बेकर और एमिली उसे संभालते हैं और एक सेफ जगह ले जाकर छुपा देते हैं। उसके बाद दोनों नदी के रास्ते अपना सफर जारी रखती हैं, जबकि मामा के आदमी उनके पीछे लगे रहते हैं। रास्ते में बेकर को वही रेंजर मिलती है जिससे वो पहले मिली थी। बेकर उससे मदद मांगती है और रेंजर उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेती है, लेकिन उसका इरादा कुछ और होता है। वो दोनों को सीधा मामा के पास ले जाती है, जिससे वो खुद भी डरती है। मामा के लोग बेकर और एमिली को पकड़कर उनकी बुरी तरह पिटाई करते हैं। बीटिंग के दौरान बेकर कोशिश करती है कि एमिली को कुछ न हो। तभी वो कहती है कि उसने जबरदस्ती एमिली को अपने साथ भगाया था ताकि एमिली पर इल्जाम न लगे, लेकिन मामा उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं करती। फिर भी वो एमिली को जिंदा छोड़ देती है। ठंडी आवाज में कहती है उसे कुछ नहीं होगा, बस पहले बैच का बच्चा पैदा हो जाए। बेकर एक कमरे में बंद होती है। जब एमिली उसे देखने जाती है, एक आदमी उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। एमिली जुल्म से परेशान एक छुरी उठाती है और बिना रहम के उस आदमी को मार देती है। शौक में चली जाती है। बेकर उससे कहती है कि उसे आजाद करे। बेकर एमिली को कमरे में छोड़कर पूरी हवेली में शिकार पर निकल जाती है ताकि कोई भी स्मगलर जिंदा न बचे। लेकिन जब वो वापस आती है, मामा ने एमिली को दोबारा पकड़ लिया होता है। बिना रहम के मामा एमिली का गला काट देती है और एक आदमी बेकर को भी छुरी मार देता है। बेकर खुद का बचाव करती है और जिंदा बच जाती है, लेकिन एमिली की मौत उसके दिल पर गहरा निशान छोड़ जाती है। उस लड़की को वो बचा नहीं पाई जिसे बचाने का वादा उसने किया था। 3 महीने बाद बेकर शेरिफ हॉब्स से राब्ता करती है। उसकी आवाज में अब दर्द नहीं, बस इरादा होता है। वो कहती है तैयार हो जाओ, मिशन अभी खत्म नहीं हुआ। कुछ देर बाद बेकर जंगल में घुस जाती है। एक सही निशाने के साथ मामा के सिर पर गोली चला देती है। उस जुल्म के राज का अंत हो जाता है। वो सबको नहीं बचा पाई, पर उसने जुल्म के सिलसिले को हमेशा के लिए तोड़ दिया और अपने पति और एमिली दोनों का बदला ले लिया। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। कमेंट्स में बताओ तुम्हें ये नई वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलो।